वॉशिंगटन से सामने आने वाली इत्तलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जानिब से पेश की गई ये नई तजावीज़ हैं, इससे मुतमईन नहीं है। बिल्कुल, एनएस फैसली सिंह सो अमरीकी सदर ताहाल दबाव बरकरार रखने के हक में दिखाई देते हैं और आबनाए हुर्मुज़ पर पाबंदियां जारी रखकर ईरान को मजीद रियायत देने पर मजबूर करना चाहते हैं, रियायत ना देने पर मजबूर करना चाहते हैं। सो बेसिकली हो ये रहा है कि प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं ईरान के ऊपर किसी तरीके से, ताकि जो टर्म्स रखी गई हैं ईरान के सामने उसको प्रेशराइज किया जा सके कि वो उन मामलात के ऊपर बात करें। मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। मुनव्वर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि अब आपको भी सुबह बखैर, आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को, सबको सलाम। थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब। हम कल भी यही बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तान की मीडिएशन के थ्रू ईरान का मैसेज अमेरिका तक तो कन्वे हो गया है, बट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? आई मीन, अगर हम आबनाए हुर्मुज़ की ही सिर्फ बात करते हैं और ईरान ये चाहता है, बट आपको लगता है ट्रंप ये चाहेंगे कि आबनाए हुर्मुज़ खुले बगैर कोई न्यूक्लियर डील साइन हुए हुए? मुझे लगता है कि अगर मैं फिनोमिनोलॉजिस्ट अप्रोच लूं, लाइक आई हैव टू पुट माई सेल्फ इन टू द शू ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, तो मैं मुश्किल हालत के अंदर हूं। एक तरफ तो अगर मैं हमला करना चाहता हूं तो उसके कोई रिजल्ट वो खास नहीं निकलेंगे, पहले हमले से कोई ज्यादा बेहतर नताइज हमारे सामने नहीं आएंगे। ओके। और अगर जंग नहीं करना चाहता और इससे बाहर निकलूं तो उस सूरत के अंदर मेरी ह्यूमिलिएशन होगी। इनफैक्ट विद इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तनकीद बहुत ज्यादा होगी। मिड टर्म इलेक्शन सर के ऊपर खड़े हैं, तो लिहाजा मैं इस पोजीशन में हूं कि न फैसला करके ही जो है मैं सुकून में रहूंगा। तो इस वजह से वो एक फिक्शन पर मबनी आपको एक कहानियां बनाते हुए नजर आते हैं। वो आपको ये कहते नजर आते हैं कि जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे कहा है कि ये कर दें और वो कर दें, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है। कल हम देख रहे थे कि जो स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस की, लेविट कैरोलाइन, जी उन्होंने जी। ये बात कही कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि चूंकि न्यूक्लियर इशू जो नया प्रपोजल ईरान ने भेजा है पाकिस्तान के थ्रू, उसके अंदर न्यूक्लियर इशू एड्रेस नहीं किया गया, और जब तक न्यूक्लियर एड्रेस, तो एन मुमकिन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसे रिजेक्ट कर दें। हालांकि जो ईरान की अप्रोच मुझे नजर आ रही है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन की नजर आ रही है कि एक कंपार्टमेंट में आप अब बात करें, इसे मैनेज करें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलें, बिकॉज इससे जो मुतासिर हो रही है वो ग्लोबल इकोनॉमी हो रही है, और इसके अंदर अमेरिका के दुश्मन नहीं है, अमेरिका के दोस्त भी हैं। तो इकोनॉमिक जो रिसेशन है अगर वो वजूद में आता है तो वो खुद अमेरिका के लिए भी बेहतर नहीं है। तो राइट। मकसमसे का शिकार इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, जिसे मैं डायलेमा कहता हूं। इनफैक्ट एक तरफ इजरायली प्रेशर है, दूसरी तरफ अमेरिकन मागा का प्रेशर है, और तीसरी तरफ इंटरनेशनल सिचुएशन है जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप पे तनकीद आ रही है। मुनव्वर साहब, इस सारे मामले में सॉरी। संजीदा कौन नजर आ रहा है? ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। कौन सी पार्टी जो है उसने सबसे ज्यादा लॉस इनकर किया, लेकिन फिर किस पार्टी ने आगे बढ़ के मुज़ाकरात में पेश वो रहा, और उसके बाद वही पार्टी जो है अब वो अगर एक प्लान अगलों को समझ में नहीं आ रहा तो वो दूसरा प्लान भी दे रहे हैं। वही पार्टी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से भी मुलाकात कर रहा है। अब और मजीद क्या करे ईरान? मतलब उसने तो अपनी दे दी ना, जितनी भी तजावीज़ थी वो दे दी। व्हाट्स नेक्स्ट ऑन ईरान पार्ट देन? मेरा अपना जाती ख्याल है कि ईरान को इस बात का एहसास है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त मुश्किल हालात के अंदर है, और जिस तरह चेस बोर्ड पे गेम नहीं खेली जाती उस तरह से ईरान गेम खेल रहा है। ईरान ने नो डाउट बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और उनकी सोवेरेनिटी को वायलेट भी किया गया है। इसी वजह से हम देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान के बैक पे आपको नजर आया कि ये बातचीत हो, लेकिन वो ईरान को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करे, बिकॉज ईरान की खुद मुख्तियारी का सवाल पैदा होता है, और इंटरनेशनल लॉ की जो वायलेशन है वो अमेरिका और इसराइल की तरफ से हुआ है। तो लिहाजा ईरान को इस वक्त ये एहसास है, चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप पे मल्टीपल प्रेशर्स हैं। एक तो चाइना का प्रेशर है, बिकॉज 14 मई को वो चाइना तशरीफ ले जाएंगे, और चाइना चाहता है कि जो बाहमी मसाइल हैं उन पे बात हो, न कि ईरान वाले मसले पे बात हो। दूसरा ये कि खुद मैंने जिस तरह का अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अगर आपकी गैसोलीन $5 पर गैलन पे चला जाए
तो ये अमेरिकन के लिए बर्दाश्त से बाहर है, और गालिबन यही वजह है कि उनके ऊपर हमला भी हुआ है। और ये कल लेविट कैरोलाइन ये भी कह रही थी कि 2 सालों के अंदर 3 दफा हमला हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। राइट। और इसी तरह से 1981 में प्रेसिडेंट रेगन पे भी हुआ था, जिस वक्त उन्होंने वॉर स्टार्ट की थी फॉर्मर सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो अंदर का भी प्रेशर है, और फिर जो आपके इत्तेहादी हैं, जो मल्टीलैटरल अप्रोच के जरिए से आप दुनिया में अपनी इजारादारी को रखते थे, वो भी आपसे दूर हट गए। यूरोप दूर हट गया है। फ्रांस का ये कहना है कि हम तीसरे रास्ते को अख्तियार करेंगे, न अमेरिका का न चाइना का। और मार करने का इस वक्त जो डिफेंस एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, उसके खात्मे का ऐलान करना। और फिर जर्मन चांसलर का यानी 2 दफा बयान आया एक हफ्ते के अंदर। वो कहते हैं कि ईरान बड़ा स्मार्टली खेल रहे हैं और बड़ा जबरदस्त गेम कर रहे हैं, जबकि अमेरिकन जो हैं वो इसके अंदर ज्यादा हमें कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो कहने का मकसद ये कि ईरान को पता है कि मल्टीपल प्रेशर्स हैं अमेरिका के ऊपर। तो ये वो टाइम है जहां पे इस नेगोशिएशन को हम सिलसिलेवार लेके जाएं। उन्होंने 3 फेजेस की बात की। पहले फेज के अंदर ओके। आप ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलें, जंगबंदी की बात करें। और दूसरे फेज के अंदर आप जाके फिर हम न्यूक्लियर उसके ऊपर बात करेंगे। इस फेज के अंदर, अर्ली फेज के अंदर जो न्यूक्लियर प्रॉब्लम है ईरान का, उसको उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस पे टॉक्स को आप सस्पेंड करें। मेरा ख्याल है कि जो रशिया जाना है ईरान का और ओमान जाना है, वो 2 लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ओमान ने जो फ्रेमवर्क तैयार किया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, गालिबन उसको इंटैक्ट करवाने गए हैं। और दूसरा ये कि रशिया ने ऑफर दी थी, आपको याद होगी प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑफर दी थी कि हम अगर रख लें ईरान का न्यूक्लियर यूरेनियम, हम रख लें, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनिशियली रिजेक्ट कर दिया था। तो ऐन मुमकिन है कि चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी एक वे आउट तो चाहिए, तो ऐन मुमकिन है कि इस प्रपोजल को दोबारा कर लें। ओके, बिल्कुल ठीक है। जस्ट वन लास्ट थिंग मुनव्वर हुसैन साहब, एंड दैट इज कि पाकिस्तान ने इसमें अपना जो पार्ट प्ले करना था वो उसने अपनी हद से ज़्यादा बढ़ के किया है, और उस पर पूरी दुनिया हैरान भी है। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट टू डू जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, या फिर पाकिस्तान इज डन इट्स पार्ट एंड नाउ पाकिस्तान शुड सिट बैक? नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने तो अपनी बसात से ज्यादा एफर्ट डाली। आप देखें ना कि आपका इस्लामाबाद सारा लॉकडाउन रहा है, क्वारंटाइन रहा है, और फिर इसमें बहुत सारे कारोबारी लोग हैं वो भी मुतासिर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेस वो भी मुतासिर रही हैं, फकत इसलिए कि ये जो टॉक्स हैं ये कामयाब हो जाएं। जी। इसमें हमारा एक मफाद तो ये भी था, चूंकि हम 900 किलोमीटर बॉर्डर ईरान के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसके 2 कॉर्नर स्टोन आपको नजर आते हैं। एक तो जो जिन्ना साहब का विजन है, पीस विद इन एंड पीस विदाउट, और दूसरा ये कि मुस्लिम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात और वहां पे हम आहंगी का पैदा होना और उनके मसाइल में उनके साथ खड़ा होना। और तीसरा जो 3 C's पॉलिसी है, कनेक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो ये तो 3 वजूहात हैं। पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ, एक तो चाइना ने हमें पुश किया, हमारी हिमायत की कि आप ये काम करें। दूसरा ये कि पाकिस्तान के सब बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज के बहुत ही करीबी ताल्लुकात आपको नजर आते हैं। वो कंसिस्टेंटली इनका नाम लेते हैं, इनकी तारीफें करते हैं। और फिर ईरान के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, स्पेशली 12 दिनों की जो जंग हुई उसके बाद ईरान पाकिस्तान बहुत करीब आए हैं। जी। उससे पहले जो गलत फहमियां थी और ईरान की जो कुर्बतें थी इंडिया के साथ, वो अब दूरी में तब्दील होते नजर आ रही हैं। कल आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सऊदी अरब की तरफ से भी आई, और उन्होंने इंडिया को थ्रेट किया कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत बंद करें। और फिर आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली जो अब्बास इराकी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान है, वो इन टच हैं सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो मेरा ख्याल है कंसेंसस मुझे नजर आ रहा है पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब के दरमियान में, और तुर्की और इजिप्ट भी इसमें शामिल हैं। और ये कंसेंसस जो है वो 3 ममालिक के खिलाफ मुझे नजर आ रहा है कि जिसमें आपको इंडिया, इजराइल और यूएई है। ऑल राइट। मुनव्वर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।